मार्केट बिग वॉइस में दिलीप भट्ट साहब को लेकर आते हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका। एक और सत्र जहां पर फ्रेश हाइस पर निफ्टी बैंक आज पहुंचता हुआ और एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। अभी अभी हम बैंकों की बात कर रहे थे और क्लियरली FY25 के लिए यूको बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से भी बयान ये आ रहा है कि अब डिपॉजिट ग्रोथ में पिकअप रहेगा एज दोज रेट कट्स कम इन फ्रॉम RBI। वो बस एक दो और मीटिंग्स की ही बात है। आपका स्टांस क्या है इस समय? बैंकों में क्या बड़ा एक्सपोजर लिया जा रहा है? हर्षदा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। यहाँ पर बैंकों का इसमें कोई दो राह नहीं है कि FY24 के जितने भी आंकड़े आ गए हैं फॉर द बैंकिंग, सब पैरामीटर्स काफी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप निम्स देख लो, अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देख लो, CD रेशियो इज आल्सो वेरी हाई, इज वन ऑफ द हाईएस्ट। और अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ देखो, ये भी कोई 10 ईयर का हाई बन रहा है। मुझे लगता है शायद ये सब पैरामीटर्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि द मोमेंटम विल कंटिन्यू, बट समवेयर दिस पर्टिकुलर थिंग अपीयर्स टू हैव पीक्ड आउट इन सम वे। और शायद थोड़ा बहुत दो तीन चैलेंजेस जो हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, जैसे कि CD रेशियो जो इतना हाई है, और अगर डिपॉजिट ग्रोथ में कोई थोड़ी बहुत नरमी आ जाती है तो मुझे लगता है शायद बैंकों को दिक्कत जरूर आएगी। Probably they'll have to raise some fresh equity without any doubt on that. और अगर हम दिलीप देखें कि सर, दिलीप सर 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा सर आपको मैं। दिलीप सर, सर आप आए, बाहर आई, निफ्टी लगाया नया हाई और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे इट्स 22767, निफ्टी शिखर पे, ऑल टाइम हाई पे, जिसके मैं कह रहा था कि प्लीज कीप एन आई ऑन 22765। वो आएगा आएगा और आएगा और वो आ चुका है। 96 की पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है, एक स्विंग, क्योंकि आप 2 बजे जब एंटर कर रहे थे स्काई में तो आप 22700 के इस वीक कॉल राइटर के जोन में आप एंटर कर चुके थे। तो इस वक्त शिखर पर, ऑल टाइम हाई पर निफ्टी, मैं फिर कह रहा हूं बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। डायरेक्टर साहब सुबह का पिवट पॉइंट रखिएगा, स्क्रीन पे जरूर रखिएगा, क्योंकि हम एक्सपायरी को प्ले कर रहे हैं 796 को। 796 की पॉसिबिलिटी बहुत है। मैं माफ़ी चाहूँगा दिलीप सर, आपको मैंने बीच में रोका, बट इंडस्ट्रीज एक इतिहास क्रिएट कर रहे थे। अभी सर ये अर्निंग सीजन किक स्टार्ट होने वाला है। अभी आपकी बैंकों पे मैंने बात सुनी, अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन और प्राइस में जो उछाल या फिर अब तक के डैमेज हुए हैं, अलाइंड क्या सबसे आपको अच्छा लग रहा है? जहां पे सबसे बड़ा एडवांटेज है प्राइस को चेज करने में इस वक्त सर? सो विदाउट एनी डाउट वीरेंद्र जी, ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक अपने धुन में चल रहा है, अपने ऑर्बिट में चल रहा है, और शायद कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स थोड़े बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, बिकॉज आई थिंक द सर्कमस्टेंस, इट्स एन अनयूजुअल सर्कमस्टेंस, इट्स इलेक्शन टाइम, और काफी हद तक द रिजल्ट्स आर बीइंग डिस्काउंटेड। मुझे लगता है शायद अगर हम देखें कि ओवरऑल, अगर हम देखें सेक्टर वाइज और फंड जहां पर रिजल्ट्स आने वाले हैं, मुझे लगता है ये FMCG एक सेगमेंट ऐसा है, और शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल जो वाइट गुड सेगमेंट कहते हैं, खास करके पहले मैं कहूंगा कि FMCG सेगमेंट में ये दो तीन चीज देखने को अच्छा मिलेगा कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, रूरल ग्रोथ ऑल्सो विल बी गुड, द मॉडरेशन ऑफ इन्फ्लेशन उनको एक अच्छा कॉस्ट कंट्रोल पे लेके जाएगा। तो मुझे लगता है ये FMCG सेक्टर जहां पर सब दिग्गज स्टॉक्स है, उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। एक मोमेंटम प्ले उसमें शायद आ सकता है, लुकिंग एट द आउटलुक फॉर 24-25। दिलीप जी, लेकिन यहाँ पर FMCG में क्योंकि एक बहुत वाइड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है, किस पर आप ज्यादा फोकस करना चाहेंगे? एंड वेरी सिंपलिस्टिक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए मैरिको का जो प्रोडक्ट है आपका पैराशूट नारियल तेल, उसमें तो डिमांड इस पूरे साल नहीं रही, लेकिन इनके वैल्यू हेयर ऑयल्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। यही सिचुएशन आपके HUL में रही, जहां पर प्रीमियम प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर कर रहे थे, मास मार्केट में इजाफा नहीं हुआ है। क्या ये साल मास मार्केट में भी कुछ डिमांड पिकअप लेकर आ सकता है? बीट इलेक्शंस, बीट मॉनसून, क्या वो देखने को मिलेगा? बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा था कि वी विल सी
रिकवरी इन द वॉल्यूम ग्रोथ, और ये वॉल्यूम ग्रोथ तब आने वाला है जब देयर इज द increase in demand from the mass level, and particularly from the villages and the rural areas, because I think that is where we are going to see a good support for the volume growth. और हम जैसे मैंने कहा कि ये जो पिछले 2-3 साल से जो वॉल्यूम ग्रोथ मिस कर रहा है वो शायद इस 24-25 में देखने को मिलेगा, और मैं यही मानता हूँ वेदर इट इज कोलगेट, वेदर इट इज मैरिको, लीवर्स, मैं ऐसे भी कहूंगा डाबर also looks pretty interesting for a momentum play for 24-25, because इसमें काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर किए in any significant way. Godrej Consumer also looks pretty good with new management and with all the factors in favor. तो ये सब अगर एक मोमेंटम प्ले करना है इस सेक्टर में, तो ये इस मार्केट में, तो ये सेक्टर एक मोमेंटम प्ले में हेल्प कर सकता है। मेटल्स पर आपकी राय क्या है? आज हम वो वेदांत पर रिपोर्ट पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा, उस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इस अपसाइकिल का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी शायद वेदांता जैसा ट्रेड रहेगा, लेकिन बाकी मेटल्स कैसे प्लेस्ड होंगे और क्या आप इस कमोडिटी अपसाइकिल का हिस्सा बनना चाहेंगे इस समय? मुझे लगता है शायद ये कमोडिटीज प्ले, जैसे विदाउट एनी डाउट वेदांत इज प्रेजेंट अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स, सो नेचुरली इज गोइंग टू बी द बिग बेनिफिशियरी, और खास करके जिस तरह से सिल्वर के प्राइसेस ऊपर गए, कॉपर के प्राइसेस ऊपर गए, तो हिंदुस्तान जिंक खास करके उनको हेल्प करेगा। लेकिन उनका और एक वेदांता में दे आर रेजिंग इक्विटी ऑल्सो, सो ये काफी हद तक उनका जो फियर्स है, जो उनके जो कमिटमेंट्स है प्रमोटर्स के और कंपनीज के, उसके ऊपर काफी हद तक एक रिलीफ मिल सकता है। तो मुझे लगता है वेदांता हैज ऑलरेडी मूव्ड अप क्वाइट अ बिट, लेकिन ये कमोडिटीज में प्रॉब्लम यही आता है कि आप कितने हद तक उसको कैच कर पाओगे। ऑफ कोर्स और एक यहाँ से 5 to 7% मूवमेंट, 5 to 10% मूवमेंट आ सकता है सम ऑफ द स्टॉक्स लाइक कोल इंडिया ले लो, आप एनएमडीसी ले लो, बिल्कुल आ सकता है, और स्टील सेक्टर में। लेकिन यहां से इसको आप पकड़ के आप सही हिसाब से आप इसको खेल पाएंगे, आई एम नॉट टू श्योर, विच वी आर नेवर बीन वेरी सक्सेसफुल। तो मुझे लगता है कमोडिटीज आर अ गुड मोमेंटम प्ले एट द मोमेंट, बट काफी हद तक प्ले कर चुका है, एंड वन हैज टू बी केयरफुल, वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ लॉन्ग टर्म कॉल ऑन एनी ऑफ दिस कमोडिटीज। दिलीप सर, हाल फिलहाल में कहीं पर घूमने गए थे आप, विदेश यात्रा फिर या भारत में कहीं यात्रा पर्यटन के उद्देश्य से? क्यों आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, अभी हाल फिलहाल में कहाँ घूमने गए थे, और अल्टीमेटली मेरा प्रश्न जो है वो केंद्रित है होटल्स पे, एविएशन पे, अभी प्रिफर्ड क्या है आपका यहाँ पर? मुझे लगता है कि डोमेस्टिक टूरिज्म और इवन आउटबाउंड टूरिज्म काफी अच्छा रहेगा विदाउट एनी डाउट, बट मैं एक यही मानता हूँ कि अगर हम विदेश में भी जाते हैं, अगर एक हांगकांग में चले जाओ, लंदन में चले जाओ, दुबई तो खैर, या फिर फार ईस्ट में चले जाओ, कहीं पर भी मंदी तो नजर नहीं आती है। लोग, टूरिस्ट जस्ट फ्लॉक at all these places, we see a lot of people। और उसी तरह से डोमेस्टिक में भी देखो, अगर आप के जिस तरह से फेयर रेट्स, एयर फेयर्स आर मूविंग, और अवेलेबिलिटी, इवन होटल्स के रेट्स आर आल्सो प्रीटी फर्म। तो मुझे लगता है ये एक मोमेंटम जो बिल्ड हुआ है, शायद और एक 1.5-2 years शायद चल सकता है। लेकिन ये बात को नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से रूम एडिशन हो रहे हैं, यू नो, दे आर all the frontline hotel companies are either taking over some of the existing hotels, converting it, increasing their room capacity. Somewhere that will come into play maybe after 1.5 years, because room addition is also becoming very significant. तो होटल इंडस्ट्री में हमारा ध्यान अभी भी बहुत अच्छा है कि यहाँ से भी एक आपको 20% रिटर्न मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, विदाउट एनी डाउट, एंड वन शुड प्ले दिस। इवन एक थॉमस कुक है, वो भी काफी ठीक लग रहा है कि यहाँ से भी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये इंडस्ट्री लुक्स प्रीटी गुड, एंड इवन इन द एविएशन इंडस्ट्री ऑल्सो जो इसको सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है वो भी काफी यहाँ पर भी और एक और मोमेंटम मेंटेन कर सकता है।
मैं आपकी राय ये सोने की कीमतें जिस तरह से आसमान छू रही है उस पर लेना चाहूंगी। अभी अभी एक अपडेट आ रहा है ब्लूमबर्ग के हवाले से कि शंघाई में गोल्ड और क्रूड ऑयल फ्यूचर्स पर ट्रेड लिमिट लगाई है। एंड आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम किसी बड़े एक्सचेंज ने इन कमोडिटीज पर एक्शन लिया हो। लेकिन जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस स्पाइक कर रहे हैं, क्या वहां पर इस समय पैसे लगाने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं क्या वाया ETF? दूसरा, हाउ डज इट प्ले आउट फॉर प्लेयर्स लाइक टाइटन एक्सेट्रा? सो मेरा यही मानना है कि द प्रेशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर अपने एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जरूर होना चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो डायनामिक्स, द ग्लोबल सिचुएशन, और जिस तरह से जो बार बार जो वार्निंग्स आ रहे हैं यूएसए के शायद डॉलर टिक नहीं पाएगा, ये तो ऑफ कोर्स वी हैव हर्ड 1 ट्रिलियन टाइम बिफोर द वार्निंग्स ऑन डॉलर कोलैप्सिंग, व्हिच हैज नॉट हैपेंड, आल्सो मे नॉट हैपन इमीडिएटली और मे हैपन वेरी ग्रेजुअली। लेकिन कंक्लूजन अगर हम निकालें तो ऐसा लग रहा है कि इसको एक थोड़ा बहुत, ये सब वातावरण थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी दे देता है। और यही अनसर्टेनिटी को अगर हम ध्यान में रखें तो gold should be a part of your portfolio. I think 10 to 15% should be allocated to gold without any doubt, even to silver. तो मैं यही मानूंगा कि this can still give a good return, at the same time can give you a good support. और हम देख रहे हैं कि central banks all over the world are also building up the reserves on gold. अगर हम टाइटन की बात करें, मुझे लगता है शायद टाइटन is one of the few players which will really stand out very well. Because as the gold price keeps on rising, they will continue to benefit in so many different ways, though not in a very obvious way। जो हम सोच रहे हैं कि गोल्ड प्राइस बढ़ेंगे तो उनको स्टॉक प्रॉफिट होगा, वो बहुत नॉमिनल होगा उनको। लेकिन डिमांड फॉर गोल्ड एंड देयर ज्वेलरी कंटिन्यूज टू बी वेरी गुड। अगर हम देखें उनके अदर सेगमेंट्स, दे आर शोइंग अ वेरी वेरी म्यूटेड ग्रोथ, whether it is watches, whether it is eyewear, the rest of the things are growing very slowly। लेकिन ज्वेलरी सेगमेंट एक बहुत अच्छा मूवमेंट बता रहा है। तो मुझे लगता है शायद टाइटन यहां से भी वन शुड होल्ड ऑन, दो आई मे नॉट बी इन अ मूड टू मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स एट द करंट लेवल्स। चलिए दिलीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आज बातचीत में शामिल हुए और सभी मुद्दों पे, सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी टिप्पणी करी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको भी इस नए हाई की और निफ्टी बैंक शुभकामनाएं। चलते हैं अब इंडस्ट्रीज को देखते हैं और